बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का छंद। छंद शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह चद या छद धातु में अशून्य प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध या आच्छादित करना। इसकी परिभाषा है जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, चरण, गढ़, वर्ण या मात्राओं की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे हम उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो यह छंद शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त यानी पूर्व सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। छंद को वेद का पैर भी माना गया है। छंद के जनक कौन हैं? तो वैदिक छंद के जनक ब्रह्मा माने जाते हैं, जबकि लौकिक छंद के जनक पिंगल मुनि माने जाते हैं। पिंगल मुनि का समय जो है वह 700 ईसा पूर्व है तथा उनकी रचना छंद सूत्र है। पिंगल मुनि के नाम पर छंद को पिंगल तथा छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला हेडिंग है हम लोग का छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो वह है गति, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा और गढ़। अब हम लोग जानेंगे कि यह गति किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहाँ तक पढ़ा जाए वह दूरी गति कहलाती है ना। जैसे मान लीजिए यह छंद दिया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, है ना। तो अगर हम रहीमन धागा प्रेम का यहाँ इस चिन्ह तक पढ़ें तब तो ये यति कहलाएगी, लेकिन हम यहाँ बिना रुके और ये पूरा यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तो ये जो इसे हम गति कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इसका यति किसे कहा जाता है? तो किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु तो हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को ही यति कहा जाता है। और यति जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है अर्धयति, जिसका चिन्ह ये है। दूसरा है पूर्ण यति और तीसरा है परिपूर्ण यति। अर्धयति जो है यह विषम चरण के अंत में लगता है, पूर्ण यति सम चरण के अंत में और परिपूर्ण यति यह छंद की समाप्ति पे लगता है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। जैसे यही उदाहरण लेते हैं तो किसी भी छंद में 4 चरण होता है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का पहला मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, तो ये 4 हैं। तो यति जो है अल्प विराम जो है वह विषम चरण यानी पहले चरण के अंत में और तीसरे चरण के अंत में लगता है। पूर्ण विराम कब लगता है? तो पूर्ण विराम लगता है सम चरण के अंत में, है ना। और जबकि परिपूर्ण यानी ये दोनों वाला ये लगता है यह छंद के अंत में लगता है। अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं लय किसे कहते हैं? तो स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। लय से छंद की ग्राह्यता बढ़ती है ना। लय यानी कोई छंद हम किसी स्वर राग में पढ़ते हैं उसी को लय कहा जाता है। लय मुक्त छंद के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है तुक किसे कहेंगे? तो चरणों के अंत में एक समान ध्वनि या वर्ण का आना तुक कहलाता है। यानी अंत में एक समान वर्ण आ जाए तो वह तुक है। और तुक से छंद में लय का समावेश होता है। जैसे उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूत होए, है ना। तो यहाँ पे सो य आ गया है एक समान वर्ण और यहाँ पे होए, है ना। तो छंद के अंत में एक समान ध्वनि या फिर वर्ण का आना ही तुक कहलाता है। अगला है चरण किसे कहते हैं? तो छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है और किसी छंद में न्यूनतम 4 चरण होते हैं। अगला है वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर युक्त लिखित ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। यानी वर्णमाला में जो स्वरों से युक्त होता है तो वह वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे गढ़ किसे कहते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। और गढ़ जो है यह 8 प्रकार का होता है, जिसे हम एक सूत्र के माध्यम से पढ़ सकते हैं। वह है यमाता, राजभान, सलगा। कौन कौन से हैं ये 8? इसको देखते हैं। तो पहला है यगढ़, दूसरा है मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़।